everyone, welcome to ICRA IAS. So today we are going to be covering our weekly current affairs compilation, that is from the date 11th of October to 17th of October. So without further ado, let's move into the first piece of news we have in here. It's about PM Gati Shakti plan. So recently the government of India has launched the ambitious Gati Shakti scheme or National Master Plan for Multi-Modal Connectivity Plan. इसका एम क्या है? To ensure integrated planning and implementation of infrastructure projects in the next 4 years with focus on expediting works on the ground, saving cost and creating jobs. देखिए गति शक्ति स्कीम जो है ये भी एक पाइपलाइन स्कीम की तरह लॉन्च की गई थी 2019 में. इसका मेन फोकस यही है कि जितने भी लॉजिस्टिक्स है, जितनी भी लॉजिस्टिक्स के लिए हमें कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हम उतना कॉस्ट कटिंग करें, और इसको जितनी भी प्रोसेस है लॉजिस्टिक्स की, इंक्लूडिंग द ऑल द ट्रांसपोर्टेशन क्लियरेंसेस, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है, जितना भी एक इशू होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, उन सबको टाइमली कवर अप कर सके और उनको एक अम्ब्रेला के अंदर ला सके. ये जो स्कीम है इसके लिए 110 लाख करोड़ रुपए अभी रिसेंटली इन्होंने अलॉट किए हैं. And besides cutting logistic cost, this scheme is also aimed at increasing cargo handling capacity and reducing the turnaround time at ports to boost trade. ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, you can have a look at this. ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने वाले हैं. देखिए ये जो स्कीम है इसके अंदर 17 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को सबस्यूम कर दिया जाएगा एंड विच विल हेल्प इन रिमूविंग जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जितने भी प्रोसेस है, जितनी भी अभी बिखरी हुई प्रोसेस है, उसको सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है. You can have a look at this as well for your better understanding. The next piece of news we have is about the military exercise. Why it was in news? So the Indian Navy would be participating in the second phase of 25th edition of multilateral maritime exercise Malabar. तो भाई मालाबार किसके किसके बीच में होती है सबको पता है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है. 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में. 2002 के बाद से ये हर साल कंडक्ट कराई जाती है और 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. And since 2014, India and the US along with Japan have also participated in the exercise. और 2020 में recently Australia ने भी इसको join किया है. The aim of the exercise is to support free, open and inclusive Indo-Pacific and remains committed to the rules-based international order. और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि मालाबार के अलावा होती है? देखिए इंडिया और जापान के बीच में होती हैं धर्मा गार्डियन, सिन्यू मैत्री एंड जयमैक्स. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी होती है? ऑसिंडेक्स एंड पिच ब्लैक. इंडिया यूएस के बीच में अभ्यास, ट्रायम्फ एंड प्रहार. जस्ट टू बी ऑन अ शॉर्टर नोट, देखिए ये सब आप जो है यू शुड ऑलवेज हैव दिस ऑन योर फिंगर्स. मतलब एकदम मुंह ज़बानी रटी होनी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ये प्रीलिम्स में और मेंस में भी काफ़ी काम आती है ये सब चीज़ें अगर आपको रटी हुई हो तो. द रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS टेक्नोलॉजी. व्हाई इट वाज इन न्यूज़? देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी has inaugurated the recirculatory aquaculture systems technology for the culture of rainbow trout. तो किसके लिए हो रही है? इसके लिए हो रही है इन द प्राइवेट सेक्टर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. अब ये योजना रिसेंटली न्यूज में है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, इसमें ये जो टैंक्स होते हैं जिसमें फिश का कल्चर किया जाता है, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है जो कल्चर होता है फिश का वो हम नेचुरली नहीं करते, जैसे पॉन्ड्स वगैरह में करते हैं वैसे नहीं करते. उसकी जगह बड़े बड़े टैंक्स में इनका कल्चर करते हैं. और इन सब टैंक्स में ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें ये प्रोसेस है कि जो टैंक में जो पानी होता है, जो फिश जिसमें रहती है,
उस जो रिसर्कुलेटेड जो वाटर है उसको, जैसे यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इससे पानी अंदर आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। जब ये पानी बाहर जाता है तो इस सेक्शन में क्या होता है, जितने भी सॉलिड्स जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। यहाँ पे इसका बायोफिल्ट्रेशन होता है, अमोनिया रिमूव किया जाता है, यहाँ पे इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और फिर वापस से इस पानी को टैंक में छोड़ दिया जाता है। एंड इट इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस का ही नाम है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स, दैट इज RAS। ब्लू रिज एक्वाकल्चर क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाई डेंसिटी कल्चर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश यूटिलाइजिंग मिनिमम लैंड एरिया एंड वाटर। इसका, इस पूरी जो प्रोसेस है इसका मेन पर्पस ही यही है कि इसमें जो है मिनिमम से मिनिमम हम लैंड और वाटर का यूज करें। इस टेक्नोलॉजी को लेके हम साथ में क्या कर सकते हैं, हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं, हम बहुत एक कॉम्पैक्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हाई डेंसिटी फिश कल्चर होता है, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं जैसे एक्वाकल्चर होता है या नॉर्मल पॉन्ड्स में जिस तरीके से कल्चर किया जाता है, इट्स नॉट वेरी कन्वेंशनल। RAS मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, यू कैन हैव अ लुक एट हियर। देखो, यूनाइटेड नेशंस राइट्स काउंसिल रिसेंटली, व्हाई इट वाज इन न्यूज, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है UNHRC has unanimously voted for recognizing a clean, healthy and sustainable environment at a universal right, the right to clean the environment। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था, डिक्लेरेशन जो हुआ था 1972 का, वहीं से इस चीज़ की नींव पड़ गई थी कि भाई एवरीवन शुड हैव द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। The right brings together the environmental dimensions of civil, cultural, and economic, political, and social rights, and also protects the core elements of the natural environment that enables a life of dignity. The right is not legally binding, of course, but it has the potential to shape global standards. The United Nations Human Rights Council जो है has passed another resolution creating a 3-year post of a special rapporteur. The special rapporteur will monitor how the adverse effects of climate change, including sudden and slow onset disasters, affect the full and effective enjoyment of human rights. लूसी मिशन, नासा का अभी रिसेंटली एक ये जो मिशन आया हुआ है इसका नाम इन्होंने लूसी मिशन रखा है, और ये जो मिशन है ये दिस इज द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। देखिए, ये जो मिशन है इसका जो ये नाम है ये लूसी के नाम पे रखा गया है, और ये जो लूसी है इट इज अ 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड एंसेस्टर विच बिलोंग टू अ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन्स, which included of course humans and ancestors. As per some planet formation and evolution models, ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है it is believed to be formed from the same material that had led to the formation of nearly all the planets nearly 4 billion years ago. ये जो solar powered mission है it is estimated to be over like 12 years long, and during the course of which the spacecraft will visit 8 asteroids covering a distance of about 6.3 billion kilometers to deepen the understanding of the young solar system. देखिए, एस्ट्रॉइड्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज आर दोज दैट आर फाउंड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। द सेकेंड ग्रुप इज दैट ऑफ द ट्रोजन्स। ये जो ट्रोजन वर्ड है ये जो है ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, विच आर द एस्ट्रॉइड्स दैट शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट। एंड द थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड्स is under near earth asteroids which has orbits that pass close to earth. ठीक है, the next news we have is about the state of climate services report. ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है they have released a report titled 2021 state of climate resources report. जो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है, देखिए ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि इट इज द सम ऑफ ऑल वाटर ऑन द लैंड सर्फेस एंड इन द सब सर्फेस, मतलब कि जितने भी सॉइल का मॉइस्चर हो गया, स्नो हो गया, आइस हो गया, अपार्ट फ्रॉम लैंड, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब भी इसके अंदर आते हैं।
तो इस रिपोर्ट का कहना ये है कि जो TWS है, दैट इज टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है, इट इज ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर इन लास्ट 20 ईयर्स, मतलब कि 2002 से 2021 तक की ये जो रिपोर्ट है इसमें ये आया है। जो बिगेस्ट लॉस है हैव occurred in Antarctica and Greenland. But many highly populated lower altitude locations have also experienced the TWS losses. अभी इंडिया के रिलेशन में ये चीज़ कैसे है कि ये देखिए कि जो TWS है हैज़ बीन लॉस्ट एट अ रेट ऑफ एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर पर ईयर हमारी कंट्री में, और कहीं कहीं जगह पे तो इट इज़ 4 सेंटीमीटर पर ईयर एज वेल. And India has recorded the highest loss in terrestrial water storage. If the loss of water storage in Antarctica and Greenland is excluded, the northern part of India has experienced the maximum loss within the country. एक कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिया का जो पर कैपिटल वाटर अवेलेबिलिटी है वो कितनी थी और कितनी हो गई है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. अच्छा, वाटर स्कार्स रिवर्स बेसिन्स जो है, देखिए एक फैल्कन मार्क वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर होता है, ठीक है. ये जो इंडिकेटर है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग द स्ट्रेस ऑन वाटर ऑन द प्लानट. तो इसने जो है 21 रिवर बेसिन्स को जो इंडिया में है उन्हें एब्सोल्युटली वाटर स्कार्स बता दिया है. 5 को वाटर स्कार्स बताया है और 3 को वाटर स्ट्रेस बताया है. अब ये कौन कौन से रिवर्स हैं ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे. इंडिया ढोल पॉपुलेशन, देखिए ये जो ढोल है ये जो है ये एक तरीके के डॉग की एक स्पीशीज होती है. आई गेस हाँ, ये है यहाँ पे, ये एक डॉग की स्पीशीज है. इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाटिक वाइल्ड डॉग, रेड डॉग एंड विस्लिंग डॉग. एक रिसेंटली इनकी स्टडी आई है which has identified 114 priority talukas tehsils for habitat has been consolidated to enhance population connectivity of the dholes. अब इनका ये कहना है भाई कि the study found out that western and eastern Ghats is a stronghold region for dholes, and on the other hand central India appeared to be the weak in terms of connectivity. The findings suggested that having a special focus on habitat patches, protected areas and talukas can facilitate the movement of tolls, especially between the western Ghats and eastern Ghats. तो इनका कहना यह है कि भाई ये जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे तो भले इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, ये वाला जो रीजन है, वहाँ पे जो है इनकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी वीक है. तो इसके लिए ये क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हैबिटेट पैचेस बनाइए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाइए, तालुकास बनाइए जो कि इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके. ये इस स्पीशीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस. और इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है ये शेड्यूल 2 स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के अंदर आता है. सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है has launched the नीति आयोग United Nations Development Program Handbook on Sustainable Urban Plastic Waste Management. Globally, only about 9% of the total plastic produced get recycled, and about 12% is incinerated and energy is recovered, and the rest about 79% gets into the land, water and oceans, polluting them ultimately. So India में क्या है, local urban bodies जो हैं they are mandated under the Municipal Solid Waste Management Rule 2016 and the Plastic Waste Management Rule 2016 to manage municipal solid waste and plastic waste at city level. मतलब city level पे ही जब भी गार्बेज ये रिसीव होता है तभी उनको सेग्रीगेट करने का ये जो है ये दे आर मैंडेटेड टू डू दैट. मटेरियल रिकवरी जो है फैसिलिटी जो है ये जो जितने भी स्टेट्स हैं दे शुड अडॉप्ट द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मॉडल एंड इम्प्लीमेंट इट एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन प्लास्टिक वेस्ट. जितने भी वेस्ट पिकर्स हैं गवर्नेंस बॉडी में दे नीड टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज फॉर लॉन्ग टर्म प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ कनमिंग डिक्लेरेशन, देखिए कनमिंग डिक्लेरेशन जो है इट वाज अडॉप्टेड बाय 100 countries in ongoing virtual 15th meeting of the Conference of the Parties COP
to the United Nations Convention of Biological Diversity. इसका जो थीम था वो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन था एंड बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका थीम था. COP15 is being held to review the achievement and delivery of CBD's strategic plan for biodiversity 2011 to 2020. ये इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो यूएन के प्रोग्राम्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में हम देख लें, COP15 के बारे में हम देख लें, और यूएन के जितने भी डिक्लेरेशंस है रिसेंट में जो न्यूज़ में रहे हम उनके बारे में देख लें एक बार. द रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन आर्ट, म्यूजियम राइटबर्ग बेस्ड इन ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड. ये देखिए, ये जो म्यूजियम है ये जो स्विट्जरलैंड का एक अकेला म्यूजियम है जो नॉन यूरोपियन आर्ट को मतलब पोर्ट्रे करता है. तो जो GBF सेंटर है, इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव meant for scholars, curators and artists who specialize in Indian painting. The center takes its name from the initials of its founder. ये it is not important. इसका जो aim है, it is to enhance international scientific, artistic and curatorial exchange of Indian art and advance the museum's own collections through dialogues from different perspectives. जो रिसर्च फेलो होंगे they will be allowed to work with the museum's team scholars as well as experts from the Switzerland and Europe. ये जो म्यूजियम है, जैसा मैंने अभी बताया, it was founded in 1952 and it is the only art museum for non-European art in Switzerland. Ecological Threat Report. Institute of Economics and Peace, इनका एक international think tank है that has released a report titled Ecological Threat Report 2021. ये रिपोर्ट क्या कहती है? तो ये जो रिपोर्ट है, इट इज़ अ सेकेंड एडिशन ऑफ द ETR रिपोर्ट which analyzes 178 independent states and territories, and the report assesses threats related to food risk, water risk, rapid population growth, temperature anomalies and natural disasters. देखिए, ये जो है ये एक रिलेशनशिप बताता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का और कॉन्फ्लिक्ट का, कि भाई कैसे. तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है. इट इज अ विशियस साइकिल, है ना. हेंस ब्रेकिंग दिस साइकिल रिक्वायर्स इंप्रूविंग इकोलॉजिकल सोर्स मैनेजमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस. इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए वी नीड दिस. अभी जो इकोलॉजिकल रिस्क कंट्रीज हैं, you can just have a look at this, and this is some data. ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो you will have a better understanding towards this topic. The next thing is hunger index. अभी recently release हुआ और काफ़ी controversy में भी रहा था, क्योंकि भाई हमारे वालों ने कह दिया कि ये जो है ये they just calling it devoid of ground reality in facts. मतलब ये जो है ये हमारे वालों ने कह दिया कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स को नहीं बताती है. क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इट has slipped 7 spots to rank 101 among 116 countries on global hunger index. इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, बट इम्पोर्टेंट यही है कि हम जो है 7 स्पॉट्स हम लोग डाउनफॉल कर गए हैं यहाँ पे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इट इज एन एनुअल रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. GHI scores are based on the value of 4 component indicators: child wasting, child stunting, child mortality and undernourishment. So that is all for today. Thank you for watching.